आ गए। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ना है। यही पढ़े होंगे लास्ट में, देखिए क्या। यही पढ़े थे ना। गंदा बैठा हुआ। नेक्स्ट इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। हेडिंग बनाइए, है ना। स्टीरियो आइसोमेरिज्म का ही टाइप है। देखिए, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जब बात की जाए तो पी को आईने में देखेंगे तो क्या दिखने वाला है ना। पी को आईने में देखेंगे तो क्या दिखने वाला है। यानी पी सिंह पढ़िएगा तो क्यू सिंह हो जाएगा नहीं। हो गया। इसको क्या बोलेंगे आप। नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बोलेंगे, है ना। लेकिन ओ को आईने में देखेंगे तो आपको क्या दिखने वाला है। तो ये मिरर इमेज को क्या बोलेंगे। सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बोलेंगे क्या। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का केस जो होता है वो ऐसे स्ट्रक्चर में होता है जहां पी का क्यू दिखेगा, यानी नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज दिखेगा। यानी मॉलिक्यूल जिसका हम स्ट्रक्चर बनाएंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, उसका एक मिरर इमेज होगा। और ये दोनों तो सेम है, तो इसको तो कहते हैं कोई डिफरेंट डिफरेंट तो हुआ नहीं। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बीच हैज नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर कॉल्ड एज ऑप्टिकल आइसोमर और इनांसियोमर। बस इतना ही सा तो डिफिनेशन है इसका, है ना। और जो दो बनेगा, एक ठो को डेक्स्ट्रो कहेंगे और दूसरे को लिबो कहेंगे। इसका डेवलपमेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में हुआ था। याद करिए, बोल रहे हैं वो एक ठो व्हाइट लाइट जाता था, प्रिज्म में पड़ता था, मोनोक्रोमैटिक लाइट निकलता था और उसको एक निकोल प्रिज्म से पास करते थे तो प्लेन पोलराइज लाइट बन जाता था। और प्लेन पोलराइज लाइट को एक केमिकल सॉल्यूशन से पास करते थे। तो प्लेन पोलराइज लाइट जिसका कि वाइब्रेशन पार्टिकल का बस ऐसे ही होता है, उस केमिकल सॉल्यूशन से पास करने के बाद ये चाहे तो ऐसे हो जाता था, चाहे तो ऐसे हो जाता था, है ना। तो राइट में रोटेट होता था डेक्स्ट्रो कहते थे, और लेफ्ट में रोटेट होता था तो लीवो कहते हैं। लेकिन हम लोग के पास ये तो देखने के लिए मशीन है नहीं, तो हम लोग उसको कैसे देखते हैं कि यदि मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पॉजिबल बना तो वो डेक्स्ट्रो और लीवो वाला आइसोमेरिज्म शो करेगा, और यदि सुपर इम्पॉजिबल मिरर इमेज बना तो शो नहीं करेगा। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ए हल्ला नहीं करेगा। क्या लिखेंगे। बदमाशी करोगे तुम लोग।
क्या बताए सो बताओ। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, कैसा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड शो करेगा? तो वैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिसका नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बनेगा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड which has नॉन, ए वैसे वैसे करता है काहे? which has, अरे आगे बोलो ना यहां पे तो याद हो जाएगा। which has, अब ये बात हुआ मिरर इमेज ऑफ ईच अदर कॉल्ड एज ऑप्टिकल आइसोमर, ऑप्टिकल आइसोमर और इनांसियोमर, इनांसियोमर कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमर और इनांसियोमर फेनोमेनन इज कॉल्ड एज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, कैसा मिरर इमेज होना चाहिए? बस एक लाइन का डिफिनीशन तो है, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। और नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होता कैसा है? तो पी सिंह को आईने में देखे तो क्यू सिंह हो जाएगा, बस इतना ही बात तो है। पी आईना में क्यू दिखेगा तो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, और ओ आईने में ओ ही दिखेगा तो सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, बस इतना ही बात। ये वाला ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, ये वाला ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। यही वजह से एम्बुलेंस पे देखोगे तो एम्बुलेंस उल्टा लिखा रहता है, ताकि दूसरे जो बैक मिरर इमेज जो बने उसका, दूसरे के गाड़ी में मिरर इमेज बनेगा तो उस सीधा एम्बुलेंस लिखा हुआ दिखाई देगा, है ना। ऑप्टिकल आइसोमर का वही कंडीशन है एक। तो कैसा कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है? तो एक बात बताते हैं, उसको दिमाग में रखना है, यहाँ पे लिखेंगे भी। ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स मतलब समझता है ना, कम से कम 6 गो, और यदि उसमें डाइडेंटेड लिगेंड है तब वो जनरली ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैविंग ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स एंड डाइडेंटेड लिगेंड जनरली शोज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, है ना। तो दो बात से पकड़ा जाएगा कि कौन मॉलिक्यूल का ऑप्टिकल आइसोमर हमें बनाना है। कौन दो बात? कौन दो बात? कॉम्प्लेक्स, और साथ में क्या रहना है? डाइडेंटेड लिगेंड। इससे आपको वो सवाल पकड़ा जाएगा ना जिसमें लिखा रहता है विच ऑफ द फॉलोइंग शोज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, तो उसमें आपको देखना है कि किस में ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स बन रहा है और किस में डाइडेंटेड लिगेंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैविंग octahedral complex, octahedral complex, octahedral complex and didentate, didented ligand, didentate ligand generally shows ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, जनरली शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। बस ये लाइन वेरी इंपॉर्टेंट। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैविंग ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स एंड डाइडेंटेड लिगेंड जनरली शोज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। जल्दी से लिखिए। माथा का है पटका है।
हाँ लिखिए, लिख के सोचिए ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, डाइडेंटेड लिगेंड कौन कौन सा होता है ना। तभी आपको अब रिवीजन करने का समय 23-24 तारीख से परीक्षा है जनवरी में, वही परीक्षा का ना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। हल्ला नहीं, लिखिए बढ़े। दो एटम्स लिख करके केवल फोटो बनाए हैं ये। नहीं लिखा अभी तक? तुम लोग लिखता ही देरी से। लिखा? अब एग्जाम्पल देखो, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करने वाला मॉलिक्यूल CO En हॉल 3 है ना। देखो ये टाइप ऑफ मॉलिक्यूल लिखाता है, मतलब सिर्फ ये मॉलिक्यूल नहीं, इससे आपको समझना है एगो मेटल होगा और 3 गो डाइडेंटेड लिगेंड होगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए, है ना, ये समझना है। तो एग्जाम्पल तो एक ही नाम से आएगा, तो CO यहां लिख रहे हैं, En इथिलीन डायमाइन ऐसे और ऐसे, समझता है ना जी। क्या है ये? इलेक्ट्रॉन डोनर एटम है इथिलीन डायमाइन में 2 ठो। कौन है इलेक्ट्रॉन डोनर एटम इथिलीन डायमाइन में? हाँ नाइट्रोजन। इथिलीन डायमाइन का स्ट्रक्चर होता है CH2NH2 और CH2NH2। यहां नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, इसी से ये इलेक्ट्रॉन देगा कोबाल्ट को, है ना। कोबाल्ट के d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन रखेगा, ऐसा बताएं कि ये बॉन्डिंग तभी होता है। आज पढ़ेंगे भी कैसे वो बॉन्ड बनाता है, लेकिन फिलहाल जो बताए हैं कि नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है, वो लोन पेयर कोबाल्ट के वैकेंट d ऑर्बिटल में रखाएगा, तो बॉन्ड बन जाएगा। तो ये 3 गो और इस पे 3 प्लस जो है। अब बताइए इसका एक बनाना है अपने को, क्या क्या बनाइएगा? ऑप्टिकल आइसोमर बनाइएगा। बनाइएगा क्या? अरे मिरर इमेज बनाइएगा। जो P से Q में हुआ था वही कम्मा यहाँ पे होगा ना। तो कहेंगे बनाइएगा क्या, तो ऑप्टिकल आइसोमर केमिस्ट्री वाला कुछ नहीं कहिएगा, कहिएगा इसको आईना दिखा देंगे इस मॉलिक्यूल को। तो आईना दिखाइए इसको, कैसा दिखेगा बताइएगा। CO En इधर आ जाएगा, ये वाला En इधर आ जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर से देगा और ये इलेक्ट्रॉन इधर से देगा। एक तो En इधर आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन इधर, इलेक्ट्रॉन इधर, और ये वाला En उधर चला जाएगा। बोलिए ऐसा दिखेगा कि ना दिखेगा? और 3 प्लस, तो जो यहां दिख रहा है ठीक इसका लैटरल इन्वर्सन यहां दिख रहा है। अरे 3 प्लस चार्ज है बाबू वो थोड़े घूमता है 3 प्लस चार्ज है ना। घुमा सकता तेरा मन है तब, लेकिन वो ऐसे ही पड़ेगा
ऊपर से, जैसे ब्रैकेट के बाहर हो गया ना, ठीक है। अब देखो ये डेक्स्ट्रो हो जाएगा और वो लीवो। क्या नाम है जरा बता दो, बताओ। डेक्स्ट्रो लिख चुके हैं, ट्रांस क्या? ट्रीस, इथिलीन डाइएमाइन, कोबाल्ट 3। बस इतना सीधा नाम है इसका। और इसी के साथ इधर लीवो हो जाएगा, लीवो ट्रीस एथिलीन डाइएमाइन कोबाल्ट 3। अब आपको समझना है कि इस तरह का कोऑर्डिनेशन स्पेयर रखने वाला जितना मॉलिक्यूल होगा, सब मॉलिक्यूल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। और इसका फोटो ऐसे ही बनना है। चलिए जल्दी जल्दी जल्दी, सोचिए मत कुछ। हाँ, एक ही फेज में रहिए, हमारे वाला फेज में रहिए। देखिए सब ऐसे ही लगेगा, कुछ है ऑप्टिकल आइसोमर में क्या है, तो बस फोटो दिखाते हैं मॉलिक्यूल को, तुम स्ट्रक्चर बना दो, हम उसको आईना लगा देंगे। डिफरेंस इसमें होना क्या है? कुछ नहीं, जो इधर दिखेगा उधर दिखेगा, है ना। पी को आईने में देखते ही क्यू लगता है, पी को आईने में देखते ही तो क्यू लगता है, दैट इज ए डिफरेंस। ना माथा उधर नहीं पटकना है। वो पढ़ने गया था, पढ़ के आया है। पढ़ के आया है। पढ़ के आया है। जल्दी जल्दी बना फोटो यार, बहुते पढ़ाना है हमको, समझाना रहता है। ये इनका मतलब इथिलीन डायमाइन, फोटो यहाँ है। फोटो में लैटरल इन्वर्सन होता है ना। ये एग्जैक्टली वैसे ही है जैसे आप अपना चेहरा आईने में दिखते हैं, तो जो दिखता है वही आइसोमर है ना। आप कहते हैं कि वो अपना फोटो देख रहे हैं, केमिस्ट्री कहता है कि वो एक अपना ऑप्टिकल आइसोमर देख रहे हैं आप, उसमें आप ही हैं आईने में, तो ऑप्टिकल आइसोमर देख रहे हैं आप, क्योंकि फोटो में लैटरल इन्वर्सन है। आगे सीओ ईएन हॉल 2, देखो एग्जाम्पल वहीं से बनाए, Cl2, इसमें एगो प्लस लगेगा, ठीक है। एगो ईएन हटा दिए, दो ईएन रहने दिए, डाइडेंटेड लिगेंड भी है, ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स भी है। देखिए फोटो, CO एक इलेक्ट्रॉन Cl, एक इलेक्ट्रॉन Cl, ईएन ईएन। सीखना यही है कि ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे कैसे, जब Cl दूगो तो ईएन दूगो, है ना, 3 गो रहेगा तब कैसे बनाएंगे। एक फेस लेना रहता है, इसको आप चाहे तो यहां ले सकते थे, चाहे तो यहां ले सकते थे, है ना, लेकिन दोनों को ऐसे ही एक फेस पे मिलाना रहेगा, है ना। अब देखिए इसका मिरर इमेज बनाते हैं, मिरर इमेज बनाते हैं। तो ये हो गया आपका CO, Cl तो यहीं रह जाएगा, एगो Cl इधर आ जाएगा, ये वाला Cl, En आ जाएगा इधर, और ये वाला En चल जाएगा उधर।
हो गया डेक्स्ट्रो लीवो, और क्या करना है ना। प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज रहेगा, प्लस चार्ज रहेगा। ठीक है, नाम बताइए, नाम बताइए, नाम ही तो लिखना है, अब लिखना क्या है, डी लिख देंगे, डेक्स्ट्रो हो जाएगा। लिख दिए डी, आगे बोलो। 20 इथिलीन डायमाइन और क्लोरो लिखना है, अल्फाबेट का इस्तेमाल करना होता है। तो डेक्स्ट्रो के बाद डाई क्लोरो, सी आएगा पहले, सी आएगा पहले, इथिलीन डायमाइन में ई बाद में आता है। तो डाई क्लोरो, क्लोरो की क्लोराइडो, क्लोराइडो 2001 में अमेंडमेंट हुआ रूल में, क्लोरो को क्लोराइडो लिखने बोलता है, लेकिन किताब में आज तक क्लोरो ही लिखा है। तो डाई क्लोराइडो 20, इथिलीन डायमाइन, कोबाल्ट कितना, तीने होगा, देखो मिला के, 0 चार्ज 0 और इस पे -1, तो x प्लस 0 -2 बराबर कितना, +1, तो x बराबर +1 आई +2 बराबर कितना, +3। इसमें लिबो लिख दोगे। ठीक है, ठीक है। ये वाला ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी शो करता था। ठीक है, ऑल्सो CO, उसी मॉलिक्यूल को लिख रहे हैं, जरा देखना, खाली देखना तुम लोग, Cl इधर Cl, En ऐसे लिख दिया, यही लिखने में अंतर हो जाता है, वही सीखना है। En ऐसे लिख दिया, वो भी तो इसी का फोटो है, लिख तो सकते ही है, लेकिन क्या बोले थे, दो को एक फेस पे मिलाना, एक फेस पे मिलाने से इस आइसोमर को सिस कहेंगे और इस आइसोमर को ट्रांस कहेंगे। तो नम्मा तो वही हो जाएगा सिस के साथ और ट्रांस के साथ, लेकिन क्या इसका ऑप्टिकल आइसोमर बनेगा क्या, इसका ऑप्टिकल आइसोमर बनेगा क्या, En उधर जाएगा, En इधर जाएगा, तो कैसा मिरर इमेज रखता है, सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज रखता है। तो सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज रखने की वजह से ये उसी मॉलिक्यूल का ट्रांस आइसोमर डज नॉट शोज ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, है ना। दैट इज ट्रांस आइसोमर ऑफ द सेम मॉलिक्यूल does not shows ऑप्टिकल आइसोमर। होगा या नहीं होगा बताओ तुम लोग, है ना। और इसी मॉलिक्यूल का ट्रांस आइसोमर नहीं, किसी भी मॉलिक्यूल का ट्रांस आइसोमर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता है, किसी भी मॉलिक्यूल का ट्रांस आइसोमेरिज्म ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता है। वजह सामने कि ट्रांस आइसोमर जब भी बनाएंगे तो एक फेस पे डिफरेंट करेंगे, तो डिफरेंट करेंगे तो ऐसा ही बन जाएगा, है ना। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होते हुए, डाइडेंटेड लिगेंड होते हुए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का केस नहीं शो करेगा, तो वो निश्चित ही एक ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा, है ना। तो नोट में लिखेंगे कि ट्रांस आइसोमर जनरली डज नॉट शोज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, है ना, इसी मॉलिक्यूल का नहीं, किसी भी मॉलिक्यूल का। और एक तरह का मॉलिक्यूल होता है टेट्राहाइड्रल मॉलिक्यूल, जो ज्योमेट्रिकल नहीं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता है। लिखवा देंगे, अभी तो ही समझ लो। समझना ही नहीं कुछ है तो क्या दिक्कत। कहते समझे का सर, हाँ
कितना अच्छा लड़का है सब, देखिए। उस वो लिख लिए, और जल्दी से फोटो तो बनाना है यार, फोटो तो बनाना है। देखे, ये वाला पी वाला केस हुआ, ये ओ वाला केस हुआ, है ना, ये ओ वाला केस हो गया, वो पी वाला केस है। तो ऑप्टिकल आइसोमर हुआ, ये ओ वाला केस है, ऑप्टिकल आइसोमर नहीं हुआ। जल्दी जल्दी, नीचे नोट में जल्दी लिखिए। नीचे लिखिए, नोट में लिखिए, ट्रांस आइसोमर, ट्रांस आइसोमर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ट्रांस आइसोमर, ट्रांस आइसोमर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड does not show, does not show the phenomenon of optical isomerism, does not show the phenomenon of optical isomerism, does not show the phenomenon of optical isomerism। ये तो इसके लिए लिखे, सेम मॉलिक्यूल लिखे थे, किसी भी मॉलिक्यूल का अब लिखे हैं, इससे समझा दिए तुमको, और बाद में लिखा दिए कि किसी भी मॉलिक्यूल का ट्रांस आइसोमर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का फेनोमेनन शो नहीं करता है ना। अगला लिखना है जो लिखा है, दूसरा बात लिखो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैविंग टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैविंग, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैविंग tetrahedral geometry, coordination compound having tetrahedral geometry does not show the phenomenon of, does not show the phenomenon of optical isomerism, does not show the phenomenon of ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, कॉमा दीजिए इसमें, सिंस द रिलेटिव पोजीशन, सिंस द रिलेटिव पोजीशन ऑफ, relative position of unidentate ligand, unidentate ligand, relative position of unidentate ligand does not change, does not change। ठीक है, कह रहा है कि टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स में, टेट्राहाइड्रल समझ ही रहा है, तो उसका मिरर इमेज नहीं बनेगा, सीधा ये कह रहा है, और क्या। क्लियर है? जल्दी से एक प्रैक्टिस करो मॉलिक्यूल का, क्वेश्चन में है CrCl2, CrCl2 OX हॉल 2, है ना। इसका ऑप्टिकल आइसोमर, ज्योमेट्रिकल आइसोमर, स्टेरियो आइसोमर कहने का मतलब बनाना है।
3 माइनस, है ना। हाउ मेनी स्टेरियो आइसोमर्स आर पॉसिबल, क्वेश्चन है ये, हाउ मेनी स्टेरियो आइसोमर is possible, how many stereoisomer is possible. CrCl2 ऑक्स माने तुम लोग वही है सुधरेगा नहीं तुम लोग। हाँ, CO माइनस, दिस वन इज कॉल्ड ऑक्सलेट आयन। बूढ़ा होते जा रहा है, अभी ऑक्स माने पहले पढ़ रहा है ऑक्स माने ऑक्सलेट आयन, है ना। तो वही नहीं करे, बूढ़ा होते जा रहा है, वो पहले पढ़ रहा है अभी तक। Cr देखना कैसे बनाते हैं स्टीरियो आइसोमर, 2 Cl, ठीक है, ऑक्सलेट OX, OX 3 माइनस लिखा है, माइनस लिख देंगे, इसका मिरर इमेज बना देंगे। अरे कितना अच्छा था, मिरर इमेज बनाना है तो सोचो कैसे बनेगा, कितना आसान है, तुम लोग ऐसे ऐसे हल्ला करते रहता है। CrCl, इधर Cl आ जाएगा क्या, OX इधर आ जाएगा, और ये OX इधर आ जाएगा, 3 माइनस, ठीक है। साथ में अब देखना एंड Cr Cl Cl, OX इधर बना देते हैं, OX इधर बना देते हैं, क्या इसका ऑप्टिकल आइसोमर बनेगा क्या, इसका ऑप्टिकल आइसोमर तो बनेगा नहीं, मिरर इमेज नहीं बनेगा। अरे हाउ मेनी स्टीरियो आइसोमर इज पॉसिबल, क्या आंसर देंगे आप, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल दोनों को स्टीरियो आइसोमर ही कहते हैं, 3 में 2 ज्योमेट्रिकल सीस ट्रांस और एक ठो सीस वाले का ऑप्टिकल, ठीक है। तो 3 बना, नाम बताओ जल्दी से बना दो, सोचना क्या है, क्या दिक्कत है जो सोचना है, नाम बताओ। डाई डेक्स्ट्रो, डाई क्लोराइडो, आगे बोलो, डाई ऑक्सलेटो, OX पे -2 चार्ज पड़ता है, उधर फोटो देखो, CO माइनस, है ना। ऑक्सलेटो इसलिए लिखा जाता है, ऑक्सलेट है, E हटा के O जोड़ना है, ऑक्सलेटो। क्रोमियम, क्रोमियम की क्रोमेट, क्रोमियम की क्रोमेट, क्यों क्रोमेट, क्रोमेट क्यों, क्योंकि कॉम्प्लेक्स एनायनिक है, इसलिए मेटल एटम के नाम में ATE लगाना है, तो क्रोमियम तो होता ही है, तो EM हटा के 8 लगाना है ना। तो क्रोमेट कितना 3 आ रहा है ना, कैसे, -1 इस पर x प्लस -1 इंटू 2 प्लस -2 इंटू 2 बराबर -3, तो x माइनस 2 2 दूनी 4 दूनी 6 बराबर -3, x बराबर -3 प्लस 6 बराबर +3, दैट इज क्रोमेट 3। दूसरा जो बनेगा इसको लीबो लिखोगे, लीबो डाई क्लोराइडो डाई ऑक्सलेटो क्रोमेट 3, और इस मॉलिक्यूल का नाम लिखोगे ट्रांस, ट्रांस डाई क्लोराइडो डाई ऑक्सलेटो क्रोमेट 3। हे करेगा बदमाशी, तुम ही तो कर रहे हैं सर,
देखते हो तो एग्जैक्ट तुम्हारे पर नजर जाता है। तुम तो शीश भी लिखोगे इसको, ये सब आइडिया दो हमको, है ना। शीश, डाई क्लोराइडो, डाई ऑक्जलेटो, क्रोमेट 3। मतलब इस मॉलिक्यूल का दो नाम होगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमर में शीश कहलाता है, ऑप्टिकल आइसोमर में डेक्स्ट्रो कहलाता है। वही हो गया। जल्दी से, अरे नहीं पढ़ना इधर उधर के चक्कर में यार, मेरे चक्कर में रहो ना। कहीं कुछ नहीं रखा हुआ है, ये पढ़ लो। क्वेश्चन जब टिक लगाओगे हम दिखने लगेंगे, बस हमारा काम तो हो ही जाएगा, साथ में तेरा भी हो जाएगा। क्वेश्चन पेपर पे यदि हम दिखाई दे दिए तो बस हो गया, और वो तय है। खाली आप पैयामसन में बैठिएगा जाके। हम्म। क्या बोला, सुना ही नहीं। नहीं सुन रहे क्या बोलता है। देखिए तो बोर्ड पे देखते हैं तो खाली दिल नजर आ रहा है, देखिए। ऐसे फोटो बहाने का तो कोशिश करते रहते थे आप लोग। हर बचवा के कॉपी के पीछे में एक दो को दिल बनल होगा। पूछो, पूछो सूझता नहीं, ऐसे दिल बनाना शुरू कर देता है। हम उसी को जो है यहाँ पे ऑक्जलेट लिख दिए, कभी इथिलीन डायमाइन लिख दिए, है ना। डाइडेंटेट, इसके दिल में दो गो दांत है। नहीं, क्रोमियम एटम को पकड़ने के लिए। जल्दी से जल्दी से जल्दी से, बॉन्डिंग पढ़ाना 1 घंटा लगेगा, एक पूरा थ्योरी है। अब देखिए हम लोग को पढ़ना है ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के साथ आइसोमेरिज्म खत्म हो जाता है। अब इस कंपाउंड में हमें ये पढ़ना है कि ये बॉन्ड कैसे बनाया है। ये जो बॉन्ड देख रहे हैं, जिसको बोल रहे हैं दिल, बोल रहे हैं दांत, बोल रहे हैं, नहीं, ये जो है क्रोमियम और क्लोरीन के बीच ये बॉन्ड आखिर बना कैसे होगा। कौन वाला इलेक्ट्रॉन होगा, कौन वाला खाली डिब्बा होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन रखा होगा, और क्रोमियम के साथ ये सब बंधा होगा। क्योंकि वर्नर साहब पहले ही कह चुके हैं, वर्नर साहब पहले ही कह चुके हैं कि ये प्राइमरी वैलेंसी से नहीं होता, ये सेकेंडरी वैलेंसी से होता है। तो हम लोग को देखना बाकी है कि वो सेकेंडरी वैलेंसी कौन वाला, कहां वाला सेकेंडरी वैलेंसी होगा, है ना। तो इसके लिए थ्योरी है, दो थ्योरी भी पढ़ना है हम लोग को। एक थ्योरी का नाम है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वीबीटी, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ लिए थे वो थ्योरी, यहां पर इस कंपाउंड के लिए पढ़ाएंगे। और दूसरा थ्योरी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बाद आएगा नेक्स्ट क्लास में क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, है ना, उसके बाद हो जाएगा ये। तो दो दो थ्योरी पढ़ना है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ये पूरे चैप्टर में 3 गो थ्योरी था, एगो वर्नर थ्योरी पहले, आज शुरू करेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, अगले दिन पढ़ाएंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी।
क्या रह जाता होगा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, जिसके वजह से एक थ्योरी और पढ़ना पड़ता है? इस बात को समझना होगा, है ना। इसको समझते हुए आगे पढ़ते हैं। हेडिंग, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। VBT, इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। एगो कोई कुछ ना बोलेगा, अभी सिर्फ जो हम बोलेंगे सुनेगा, है ना। बोलने का समय आपका खत्म, है ना। सब मेरे साथ रहिएगा बिल्कुल। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड शुरू करने से पहले एक काम है, वो सुनिएगा। कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बताना है। तो 27 होता है इसका एटॉमिक नंबर, होता है ना। तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d 7, 2 2 4, 6 10, 2 12, 4 18, 2 20, 7 27। अब कोबाल्ट का 3+ का बताना है आपको। बताइए क्या होगा। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s 0, और 3d में 7 है तो कितना हो जाएगा? 6। 4s 0, 3d। अब ये 2 बोलता है क्या? इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट से जाएगा, आउटर मोस्ट ऑर्बिट की संख्या है 4, क्या? इसलिए चौथे से इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर जाके 2 इलेक्ट्रॉन के बाद तीसरा इलेक्ट्रॉन जाएगा डी से। क्लियर है? अब जब इसमें 4s है, 3d है, तो एक दिन सिखा ही रहे होंगे एस एस पीसिंग पीसिंग, फिर डीपीएस, पहले डीपीएस, तो 4p और फिर 5s डीपीएस हो गया ना। और फिर लिखना होगा तो फिर क्या लिखेंगे? डीपीएस 4d और फिर p और फिर s, इतना तक लिखते हैं। ठीक है। कल एक बच्चा बता रहा था ये सब होता नहीं तो लिखते काहे के लिए। तो हम बताएं, तुम अमेरिका नहीं गया है तो अमेरिका नहीं होता है। अमेरिका जब तुम नहीं गए तो अमेरिका नहीं है। अब देखिए इसका कॉन्सेप्ट क्या था। एक एटम में ऑर्बिटल्स ऑर्बिट तो सारे होते हैं, इलेक्ट्रॉन किस किस में है ये बातें लिखा जाता है ना इसमें। तो ऑर्बिटल तो है लेकिन उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है। जैसे आप हैं तो आपका घर तो है ही होगा ना। अब 4 तल्ला बना दिया आदमी, 2 एगो है, तो 2 तल्ला खाली रहता होगा। इसका मतलब ये तो है नहीं कि आपको एक ही तल्ला है, बना दिए पूरे तो पूरा है। या आप अमेरिका नहीं जाइएगा कहीं, चाहे अभी नहीं गए तो अमेरिका तो है ही है। तो बात को समझिएगा, एटम में ऑर्बिटल सारे होते हैं, जैसे इसके ऑर्बिटल्स ये सब हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है। क्लियर है? अब आगे आइए, देखिएगा इस 4s को जो खाली है, सबसे बाहर वाला है ns ऑर्बिटल कहेंगे। फिर 3d आता है, तो 3 तो घट गया ना 4 से, 4 से कितना घटा? तो n-1d लिख दें तो कोई बिगाड़ है क्या? जब ns लिखेंगे इस आउटर मोस्ट वाले को, नहीं। देखो यहां तक का तो कहानी खत्म है, चूंकि इनर्ट गैस है ये। 2 2 4 6 10, 2 12 6, ये तो कुछ करने से रहा। तो वैलेंस सेल का ऑर्बिटल देखते हैं। बॉन्डिंग के लिए हमेशा कौन सा ऑर्बिटल देखा जाता है? वैलेंस सेल, तो बाहर वाला ऑर्बिटल। तो 4s को हमने कहा ns, तो 3d को क्या कहेंगे? और 4p को क्या कहेंगे? अरे वाह, तुम लोग जवाब तो दे दिया। ns, n-1d और np, एक सेट बना। दूसरा, यदि हम
5s पे जाते तो 4 के साथ जाना है। अब देखो 4s 4p और अगला 4d, ये वाला ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं, ठीक है। देखना तो क्या लिखेंगे इसको हम, ns np और क्या लिखेंगे बताओ, nd, ठीक है। लेकिन जब 3D लिखना होता है तब क्या लिखते हैं, ये वाला 3D और ये वाला 4D, इस पर ध्यान रखना है। ये वाला 3D को क्या लिखेंगे, n-1d, और जब बाहर वाला 4D हम इस्तेमाल करने की बात करेंगे तो उसको क्या लिखेंगे, nd, ठीक है। दो बात, दो सेट समझ में आया, ns n-1d np या फिर ns np nd, ठीक है। थ्योरी में क्या कहा जाएगा, अब सुनना, ns कहेंगे n-1 कहेंगे तो समझ आ जाएगा ना सर क्या कह रहे हैं, 3D कह रहे हैं कि 4D कह रहे हैं, यही तो समझना है। अब सुनिए, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में कहा क्या जाएगा कि बॉन्डिंग करने के लिए वैलेंस ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में जाता है। पहले बॉन्डिंग में थोड़ा बहुत दिमाग में होगा, हाइब्रिडाइजेशन होता था, sp sp2 sp3 sp3d sp3d2 sp3d3 होता था ना। तो बॉन्डिंग करने से पहले एटम्स के ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में जाएगा, ठीक है, और वो एक हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएगा, जिस हाइब्रिड ऑर्बिटल का नाम sp3d हो सकता है, sp3d2 हो सकता है, sp3d3 हो सकता है। और जब हाइब्रिडाइजेशन कर लेगा तो फिर लिगेंड के ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करेगा और ओवरलैपिंग से बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। बस थ्योरी तो इतना ही है। बॉन्डिंग करने से पहले एटम्स के ऑर्बिटल, कौन ऑर्बिटल, वैलेंस शेल के ऑर्बिटल किस फेनोमेनन में जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन में जाएगा, और हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाने के बाद लिगेंड के ऑर्बिटल से ओवरलैप करके बॉन्ड बना देगा। बस थ्योरी यही कहता है। यदि हाइब्रिडाइजेशन में n-1d ns np का इस्तेमाल किया तो वैसे ऑर्बिटल को, वैसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, क्योंकि उसने क्या इस्तेमाल किया, 3D, अंदर वाला d, ये अंदर वाला d और बाहर वाला d नहीं। यदि एटॉमिक ऑर्बिटल ns np nd ऑर्बिटल का इस्तेमाल किया हाइब्रिडाइजेशन करने में तो उसको आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहेंगे। यानी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बॉन्डिंग के हिसाब से दो तरह का बटेगा, एक इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और एक आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। यदि एटम्स के n-1d ऑर्बिटल इस्तेमाल होता है हाइब्रिडाइजेशन में तो क्या बना देगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और जब बाहर वाला nd ऑर्बिटल इस्तेमाल होगा तो क्या बना देगा। इतना ही तो कहानी, बस इतना ही वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है ना। इसके बाद देख लेंगे कैसे इस्तेमाल होता है, एक मॉलिक्यूल का दूगो मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन कर लेंगे। केमिकल बॉन्डिंग में याद करना कि हाइब्रिडाइजेशन के नाम पे ऐसे भी बताया जाता है, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, n-1d पहले लिख देते हैं, ns बाद में, np बाद में लिख सकते हैं। यदि इस तरह का ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में जाएगा तो हाइब्रिडाइजेशन होगा dsp dsp2 dsp3, होगा कि नहीं होगा बताओ। पहले तो d ऑर्बिटल चला गया, और यदि ये वाला हाइब्रिडाइजेशन में जाएगा तो नॉर्मल जैसे पढ़ रहे थे sp3d या sp3d2, तो पहचान यहीं से आ जाता है कि ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। और ये यदि आपको हाइब्रिडाइजेशन पता चल रहा है तो यदि d पहले लिखा है इसका मतलब n-1d इस्तेमाल हुआ है, और ये कैसा कॉम्प्लेक्स होगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा। और यदि हाइब्रिडाइजेशन मॉलिक्यूल का ऐसा है तो ये इस्तेमाल हुआ होगा,
कैसे हुआ होगा वो तो देखना है, लेकिन अभी तो बता रहे हैं कि इसको हम लोग कह देंगे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। तो हाइब्रिडेशन में साफ दिख जाता है कौन इनर ऑर्बिटल और कौन आउटर ऑर्बिटल। तो ये बात समझ में आया। सबसे पहली बात, आप अमेरिका नहीं गए हैं तो अमेरिका है कि नहीं है? तो ये एटम है, एटम के ऑर्बिटल्स यहां तक हैं कि पूरे हैं? अब इस एटम के इलेक्ट्रॉन कहाँ रहते हैं ये डिपेंड करता है। बोर साहब इस बात ही को समझाने के लिए आपको एक सलाह देते हैं, दिमागी धरातल देते हैं। देखना बोर साहब ऐसे ऐसे पढ़ाए थे क्या, याद है? इसमें इलेक्ट्रॉन रहता था, वो तो हाइड्रोजन के लिए खाली पढ़ा रहे थे। तो 10 गो ऑर्बिट बनाते थे कि नहीं बनाते थे? और बोर साहब कहे थे कि नहीं कि उछल के यहां भी जा सकता है, उछल के यहां भी आ सकता है, बोले थे कि ना बोले थे? कि इलेक्ट्रॉन है एक ही वो है, लेकिन वो किसी भी ऑर्बिट में जा सकता है और किसी भी ऑर्बिट से वापस आ सकता है। मतलब क्या कि हाइड्रोजन में एगो इलेक्ट्रॉन होता है लेकिन ऑर्बिटल तो सारे होते हैं। अब वो रहता कहाँ है इस पर डिपेंड करेगा एनर्जी। क्लियर है? ऐसा नहीं कि उसको एक के गो ऑर्बिट होता है या एक के गो ऑर्बिटल, उसके उतने ही ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्लियर है? तो चलिए अब इसको लिख दें। पहले तो NH-N1 ये तो समझ गया होगा, ये समझ गया होगा। जल्दी से इसको उतार लो ऊपर में, फिर लिखेंगे थ्योरी। थ्योरी लिखना है पूरे, फिर उसको एग्जाम्पल से समझाना है। ये लिखना है आपको सिर्फ इसको समझने के लिए कि N-1D और NS और NP क्या होता है। लिखे लिखे नहीं, क्या लिखना था यार, दो चार वो लाइन लिखना है। लिखा तो तरीके कन्फ्यूरेशन तो लिख रहे हो यार। देखो
according to valence bond theory, metal atom or ion use their valence orbital like n-1d ns np or ns np nd under the influence of ligand, under the influence of ligand for the hybridization, for the hybridization. देखो सिंपल क्या लिखे, अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी मेटल एटम या आयन जो भी होगा यूज दियर वैलेंस ऑर्बिटल. वैलेंस ऑर्बिटल कौन है? तो n-1d ns या np, 3d 4s 4p. ठीक है, 4s 4p 4d. किसके इन्फ्लुएंस में? ये क्यों करेगा? तो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लिगेंड, जो बॉन्डिंग करने आ रहा है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लिगेंड. काहे के लिए यूज करेगा? फॉर द हाइब्रिडाइजेशन, टू yield a set of new orbital called hybrid orbital, called hybrid orbital, called hybrid orbital, है ना, of equivalent shape और equivalent energy. है ना, the hybrid orbital of the metal atom or ion, of the metal atom or ion undergoing overlapping with orbital of ligand to form chemical bond, to form chemical bond. हे, अरे लिखो जल्दी से, लिखे वो कहेंगे तो कहेगा नहीं. एक एक अक्षर यहाँ पे इंपॉर्टेंट, जो थ्योरी से निकल सकता है, इतना लिखना ही पड़ेगा. राइट या डिस्क्राइब द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी अबाउट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यदि आ जाएगा तो तुम कहोगे कि नहीं सर ये थोड़े आएगा, है ना. इतना ही बात तो लिखना है, इतना ही बात लिखना है. पूरी बात लिख दी है. अब देखते हैं फिर से, लिखिए जल्दी से. बात को समझिए. अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी मेटल एटम और आयन
use their valence orbital like n-1d, ns, np या ns, np, nd। अब देखो ये तो इस्तेमाल करेगा अपने ऑर्बिटल, वैलेंस ऑर्बिटल को। कब इस्तेमाल करेगा? तो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लिगेंड। काहे के लिए इस्तेमाल करेगा? फॉर द हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के बाद जो बनाएगा टू यील्ड अ सेट ऑफ न्यू ऑर्बिटल कॉल्ड हाइब्रिड। ये तीनों मिल कर करके हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएगा। क्लियर है? और हाइब्रिड ऑर्बिटल का जो एनर्जी होगा वो इक्विवेलेंट होगा और शेप भी इक्विवेलेंट होगा। हाइब्रिड के लिए बताते हैं हम आपको, म्यूल का बाप गधा है, म्यूल खच्चर और मेल एस, फीमेल हॉर्स। तो म्यूल में जो कैरेक्टर आता है गधा और घोड़ा के इक्विवेलेंट आता है। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल का शेप भी इक्विवेलेंट होगा और एनर्जी भी इक्विवेलेंट होगा। द हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ द मेटल एटम आयन अंडरगोइंग ओवरलैपिंग विथ ऑर्बिटल ऑफ लिगेंड। ये हाइब्रिड ऑर्बिटल लिगेंड के ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग में जाएगा टू फॉर्म केमिकल बॉन्ड। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का यही एम था कि केमिकल बॉन्ड कैसे बनेगा मेटल और लिगेंड के बीच। तो मेटल लिगेंड के बीच बॉन्ड बनने के लिए मेटल का वैलेंस ऑर्बिटल क्या करेगा? पहले हाइब्रिडाइजेशन में जाएगा और फिर लिगेंड के ऑर्बिटल से क्या करेगा? ओवरलैपिंग करेगा। अब दो डिफिनीशन। इफ द मेटल एटम और आयन, मेटल एटम और आयन use their n-1d, ns, np orbital for the hybridization, coordination compound, the complex compound called as, the complex compound called as inner orbital complex, inner orbital complex, inner orbital complex. If the metal atom or ion use their ns, np, nd orbital for the hybridization, the complex compound called as outer orbital complex, called as outer orbital complex. आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का एक और नाम होता है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो इसका एक और नाम होता है लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। और बताते हैं कि हाई स्पिन और लो स्पिन क्यों कहते हैं, है ना? हाई स्पिन और लो स्पिन क्यों कहा जाता है ये भी बताएंगे।
अरे काहे बदमाशी कर रहा है, और लगे से वो कहानी शुरू कर देता है, वो तो उसी के लिए आता ही है, उसमें लगना क्यों है। हाँ उसी का कर रहे हैं, वो वही सेंटर है उस बात का, वो कुछ करता नहीं है लेकिन सब होते रहता है उसके अगल बगल में। कुछ लोग ऐसे रहते ही हैं। अब बताओ तुम, ये लोग शेर के बीच में सियार नहीं रहता है, शेर तो एकदम शांति से चलता रहता है, सियार बीच में भों भों करते रहता है? तो वो तो जंगल का नियम ही है। तो हाँ तो वही है, जब तक ब्रेन जब तक नहीं है, ब्रेन ही नहीं ना है, एनिमल किसको कहते हैं, तो ब्रेन नहीं है, कोऑर्डिनेशन की ब्रेन नहीं है, वो भी थोड़ा बहुत रहता है, यहाँ तो आदमी कोई पता नहीं औरों नहीं है, तो ये जानवर का स्क्वायर है। चलिए हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि कैसे हुआ हाइब्रिडाइजेशन और ओवरलैपिंग कैसे होता है। ठीक है, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में एक और बात जान लेना है कि कोऑर्डिनेशन नंबर यदि 4 हुआ तो हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिडाइजेशन कोऑर्डिनेशन सीएन से समझ जाएगा ना जी। कोऑर्डिनेशन नंबर यदि 4 हुआ तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3, और शेप हो जाएगा मॉलिक्यूल का टेट्रा हाइड्रल। और यदि 4 हुआ और हाइब्रिडाइजेशन DsP2 हो गया है ना, तो शेप हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर। अब देखो यहां भी 4 ही होता है, D1 S भी 1 और P2, तो 2 और 2 4, 1 और 3 4। ठीक है, ये दो गो अंतर है। और यदि 6 हुआ, ठीक है, तो एगो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d2, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, और 6 यहां पर दिखाई भी पड़ता है, एस में 1 है ना, 3 2 5 और 1 6, यही नंबर है। मतलब कि आपको हाइब्रिडाइजेशन पता रहे ना, तो कोऑर्डिनेशन नंबर बता दोगे, नहीं बता दोगे कि किसी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 है, तो बताओ इस मॉलिक्यूल का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है। क्योंकि ऑर्बिटल दिख रहा है 6 को, ऑर्बिटल दिख रहा था 4 को, है ना, और ज्योमेट्री ऑक्टाहाइड्रल। और यदि 6 रहा तो हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 भी हो सकता है। समस्या यही आता है, sp3d2 भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, यहां भी 6 दिखाई देगा। शेप इस केस में भी ऑक्टाहाइड्रल ही होना है, शेप इस केस में भी ऑक्टाहाइड्रल भी होना है, लेकिन इस ऑक्टाहाइड्रल को हम लोग बोलेंगे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और उसके नीचे वाले को हम लोग बोलेंगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। समझ रहा है बात। उसी तरह से ये DsP2 कैसा कॉम्प्लेक्स बनेगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और यदि 5 हो गया तो पहले से जानते हैं PCl5 का केस आया था, हाइब्रिडाइजेशन एक ही होता है sp3d, 1 3 1 4 और 1 5, ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाई पिरामिडल।
और ये उल्टा पुल्टा नहीं होगा। 4 वाला और 6 वाले में ही प्रॉब्लम है। अब ये कैसे होता है हाइब्रिडाइजेशन, जरा देख लेंगे। और ये भी साथ में देखना है साहब कि यदि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में कह ही दिया कि बॉन्डिंग कैसे होता है, तो फिर अगला थ्योरी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की जरूरत क्यों पड़ गई, है ना। अभी क्वेश्चन यहां तक है। क्या हो गया राजा बाबू? इसको समझिएगा तो काम देगा, नंबर आएगा। उसके बाद जो है कॉलेज मिलेगा बढ़िया वाला, और उसके बाद आपको 2-4 लाख रुपया महीना भी मिल सकता है ना। फिर अच्छा जगह पे ब्याह भी हो जाएगा, है ना। ऐसा थोड़े है। नहीं तो ब्याह ऐसा जगह पे हो जाएगा जिसमें कि मुंह पे गोबर ठोका जाएगा। हाँ, कह दिए हम। इसलिए सब बात ध्यान में रखना है बाबू। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, देखिए कितना आसान भी है, कितना बढ़िया। यहां से आपको दिखाई दे रहा है 3 1 4 1 1 2 1 4 3 2 5 1 6 6 1 3 1 4 1 5। यानी एक ये सिर्फ पता चल जाए, कोऑर्डिनेशन नंबर तो जान ही जाएंगे बिना मॉलिक्यूल लिखे, है ना। अब हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, ओवरलैपिंग करके दिखाएंगे कि कैसे कैसे मॉलिक्यूल के हाइब्रिडाइजेशन होते हैं और फिर कैसे ये ओवरलैप करके लिगेंड के साथ बॉन्ड बनाते हैं। प्राइमरी वैलेंसी क्या था और सेकेंडरी वैलेंसी क्या होता है। वैसे सेकेंडरी वैलेंसी को कोऑर्डिनेशन नंबर ही कहते हैं, है ना। सेकेंडरी वैलेंसी ऑल्सो कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन नंबर। बढ़े आगे। अब एग्जाम्पल, COF6 बराबर 3, है ना। 3 माइनस, तो x बराबर हो जाएगा -3 प्लस 6 बराबर +3। देखो मॉलिक्यूल है अपने पास COF6 3 माइनस। पता करनी है कि इस मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ठीक है। क्या करेंगे, सबसे पहले इस कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर x लेके निकालते हैं, सिखा चुके हैं पहले ही। x और फ्लोरीन पे होता है -1, तो -6 बराबर -3, तो x बराबर -3 प्लस 6 बराबर कितना आया, +3। तो कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, अभी लिखे भी थे। आर्गन था 3d6 4s0, आगे 4p भी था। नहीं, 6 कहां से आया, इधर में कहा है, d6 तो भर गया। अब तो खाली और वाइटल है, खाली और वाइटल मिला होगा, ठीक है। 4s होगा, 4p होगा, 4d भी होगा खाली, बाकी जितना है सब खाली ही होगा, ठीक है। d6 में कितना इलेक्ट्रॉन, अरे हल्ला नहीं करो, यहां समझो ना कैसे हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है ना। 18 ये हो गया आपका, ये 27 होता है, 3 प्लस है तो 4, है ना। 24 इलेक्ट्रॉन बच गया, तो 18 6 24। 4s में भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, अगला 4p में भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, 4d में भी इलेक्ट्रॉन नहीं है,
और CO जो 3+ पहले से हो चुका है, वही 3 इसकी प्राइमरी वैलेंसी थी, वही 3 इसकी प्राइमरी वैलेंसी थी। यानी कि अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं है प्राइमरी वैलेंसी वाला। डी में 6 इलेक्ट्रॉन, देखते रहिएगा, 1 2 3 4 5 और 1 6। एस का ऑर्बिटल खाली है क्या? पी का ऑर्बिटल खाली है क्या? डी का ऑर्बिटल खाली है क्या? देखो हम लोग क्या खोज रहे हैं, पहले भरत ऑर्बिटल खोजते थे, आज खाली डिब्बा खोज रहे हैं। खाली डिब्बा ना सब है, उसमें इलेक्ट्रॉन तो है नहीं। अब हमारा फ्लोरीन 6 एटम, प्राइमरी वैलेंसी साफ हो चुका है, 3+ पहले से है ही। 6 फ्लोरीन को रखना है, यानी फ्लोरीन के एक एक लोन पेयर 6 डब्बा में रखना है। तो 6 डब्बा निकालो, कहां से आता है, 1 2 3 4 5 6। ये 6 ऑर्बिटल को खाली डिब्बे को हम लोग मिला देंगे। बोलो तो कौन कौन सा डिब्बा मिला? sp, p में कितना, p में कितना, 1 2 3 4 5 6। इस ऑर्बिटल को क्या बोलेंगे हम लोग? sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। किसका? CO3+ का। ठीक है, इस फेनोमेनन को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं, है ना। ऑर्बिटल के इंटरमिक्सिंग को हम लोग हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। तो कोबाल्ट का 4s 4p और 4d ऑर्बिटल, 1 गो 4s 3 गो 4p और 2 ठो 4d ऑर्बिटल इंटरमिक्सिंग में गया, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या बना? sp3d2। अब ये हाइब्रिड ऑर्बिटल को फ्लोरीन के साथ क्या करना है? ओवरलैप। 1 2 3 4 5 6। फ्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन अपना रख लेगा इसमें, फ्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन रख लेगा, फ्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन रख लेगा, फ्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन रखेगा। इसके p ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड ओवरलैपिंग ऑफ sp3d2 ऑर्बिटल of cobalt 3+ with p orbital of ligand फ्लोरीन। देखो बॉन्ड बन गया या नहीं बन गया? जब कोबाल्ट के खाली d ऑर्बिटल में फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन रखेगा, देयर विल बी केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन अकर्स। क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ? ओवरलैपिंग क्या हुआ? प्रॉब्लम क्या है? ये ओवरलैपिंग कहलाएगा, है ना। पहले खाली डिब्बा मिल गया 6, चूंकि हमारा फ्लोरीन का एटम था 6, ये 6 मिलाए इसलिए, और फिर वो 6 डिब्बा से फ्लोरीन अपना अपना एक इलेक्ट्रॉन पेयर उसमें रख लिया, है ना। That is a chemical bond is formed between cobalt and fluorine. This one is secondary valency, यानी कि भरा हुआ ऑर्बिटल जो एटम का होता है वो प्राइमरी वैलेंसी में इस्तेमाल होता है, और एटम्स के जो खाली ऑर्बिटल्स होते हैं वो सेकेंडरी वैलेंसी में इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब बताओ यहाँ पे ये कौन सा d ऑर्बिटल इस्तेमाल किया? बाहर वाला कि अंदर वाला? अरे अंदर वाला ये है, बाहर वाला ये है। कौन इस्तेमाल किया है वो? कैसा कॉम्प्लेक्स बोलोगे इस मॉलिक्यूल को? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलोगे ना। हाई स्पिन की लो स्पिन बोलोगे। देखो कहां से पता करते हैं हाई स्पिन की लो स्पिन। एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़े थे स्पिन क्वांटम नंबर, है ना।
तो स्पिन क्वांटम नंबर में पढ़ा था कि इस इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्वांटम नंबर होगा +12। जितना ऊपर स्पिन है, अप स्पिन है, ये सब का क्वांटम नंबर है +12। इस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक का ऊपर वाले अप स्पिन का +12, डाउन स्पिन का +12 -12 0 हो गया। तो +12 कितना सारा आया। इसलिए इसको बोलते हैं यदि हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, क्योंकि इसका स्पिन क्वांटम नंबर मैक्सिमम आता है। स्पिन क्वांटम नंबर मैक्सिमम आता है। पूछता है कि ये जो कॉम्प्लेक्स है पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक है। तो देखिए यहां सारा इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, लेकिन इसके अंदर वाला जो डी ऑर्बिटल है इसमें कैसा इलेक्ट्रॉन है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिसके ऑर्बिटल्स में रहेगा उसको क्या बोलते हैं, तो ये पैरामैग्नेटिक है। ये और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कैसा है, पैरामैग्नेटिक है। इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना आएगा, म्यू बराबर 4 इलेक्ट्रॉन है, फॉर्मूला था n × n+2 का अंडर रूट। तो 4 और 4 2 6, 6 चौक 24 का अंडर रूट यानी 4.9 pm, 4.9 बोर मैग्नेटन। समझ में आ रहा है। ये कंपाउंड कलर्ड होगा या कलरलेस होगा, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो कलर्ड होगा, सारा पेयर्ड रहता था कलरलेस होता, यानी कैसा कंपाउंड होगा, कलर्ड होगा, है ना। देखिए आईआईटी का 1 सवाल 2 सवाल 3 4 5 6 सवाल बना हुआ है यहाँ पे, है ना। वही सब पूछता है कि ये मॉलिक्यूल है, ये बताइए इनर ऑर्बिटल है, ये बताइए पैरामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक है, ये सब सवाल होता है। लिखिए खाली डब्बा बनाना है, बाद में वही खाली डब्बे में लिगेंड अपना इलेक्ट्रॉन रख लेता है ना। वैसे ही जैसे पापा घर में 4 तल्ला बना देते हैं, रहने वाला 2 आदमी रहता है, कहते हैं कि बच्चा ठीक है कोई आएगा तो फिर हो जाएगा। तो कोई बाहर वाले आदमी भी आते हैं तो उसमें ठहर जाते हैं, तो एक रिश्ता बन जाता है ना कि वो बराबर मेरे घर में आते रहते थे, ऊपरे में ठहरते थे। तो उसी तरह का रिश्ता है मेटल और लिगेंड के बीच, है ना। इससे पहले कोई इलेक्ट्रॉन लॉस करता था कोई गेन करता था तब बॉन्डिंग होती थी। अब मेटल को इलेक्ट्रॉन देना लेना नहीं है, इलेक्ट्रॉन का अपना मेटल को अपना खाली डब्बा दे देना है, भैया तू इसमें अपना इलेक्ट्रॉन रख ले, है ना, और साथ रहो। दैट इज फॉर्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। जल्दी एक मॉलिक्यूल और करना है।
वो एक आध गो जो बीच में इम्प्योरिटीज बैठ जाता है ना, उससे डिस्टर्ब हो जाते हो, और वो इम्प्योरिटीज क्या करेगा, वो बाकी सबको भी इम्प्योर करेगा ना। वो सब मिल जाता है आपस में, एक ओने बैठल है, एक ओने बैठल है, ये सब। अब जरा चश्मा वाला वो आज कुछ बोलबे नहीं किए, है ना, नहीं तो उसको भी कुछ बोलते थे। वो देख सुनते रहता है वो क्या बोल रहा है, कान लगा रहा है, हम क्या बोल रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है ना। देखो खाली डिब्बा खोज रहे हैं। अब ऐसा इसमें क्या हो गया, जिसमें कि एगो थ्योरी और पढ़ना है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, है ना, कल ही पढ़ेगा। यही यही बदवा फिर करना है। हम्म। तुम लोग लेट करता लिखने में ना, पिछले क्लास में एक मॉलिक्यूल और बना दिए थे। तो अगले दिन 1 बजे सरफेस केमिस्ट्री, है ना, एक दिन सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री ना है और बाकी के सिलेबस में है नहीं, तो सिर्फ बॉडी के लिए पढ़ना ही है। इसलिए टेंशन न लेना है। क्या